साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सीटेट के 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें बाल विकास के पेपर 1 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे ताकि 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा हमें एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अक्सर क्या होता है, सीटेट में जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं वही रिपीट होते हैं, हमें बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यद्यपि विकास के क्षेत्र कुछ पहलुओं में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, फिर भी विकास का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं और दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रकृति का अध्ययन करने का प्रयास करता है। हमारा ऑप्शन है नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास। तो विकास के क्षेत्रों की बात करी गई है और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं और दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण रूप बनाती हैं। तो हमने एक सिद्धांत पढ़ा है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, जिसमें क्या होता है, पहले बच्चा एक सामान्य चीज़ें करना सीखता है, फिर विशिष्ट चीज़ों को करना सीखता है। जैसे पहले एक बच्चा अपनी कलाई को हिलाता है, फिर बाह को हिलाना सीखता है, उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर उसके बाद इन सबको मिलाकर लिखना सीखता है। तो ये क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें दिया हुआ है निरंतरता का सिद्धांत। तो क्या होता है, निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास लगातार चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। तीसरा दिया हुआ सेफेलोकेडल, इसको मैंने बताया था, सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। फिर एक और दिया है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, जो होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर का सिद्धांत, जो हमने पढ़ाया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की श्रेणी में आता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित एक वीडियो मैंने डाली है, जिसमें दो प्रमुख कारण होते हैं, एक वंशानुक्रम संबंधी, एक वातावरण संबंधी। वंशानुक्रम संबंधी में जैसे एक तंत्रिका संबंधी हो गया, जैविक स्वभाव और अनुवांशिक श्रृंगार, ये सभी हमारे वंशानुक्रम संबंधी कारण होते हैं। हमसे पूछा गया है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब वातावरणीय कारक कौन सा हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को 7 से 11 वर्ष की आयु के छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता वाले कार्य देना चाहिए। तो 7 से 11 वर्ष का छात्र है, उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए हमें कौन से कार्य देना चाहिए, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, प्रतिवर्ती सोच, निष्क्रिय अनुकरण, यह आंसर नहीं होगा, नकारात्मक है। वस्तु स्थायित्व, तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती सोच। अगला है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्या को तार्किक तरीके से हल करने में सक्षम होते हैं। तो यह हमारी आखिरी स्टेज है जिसमें बच्चे अमूर्त समस्याओं को हल करना सीखते हैं और तार्किक कथन करने लगते हैं। तो ये हमारी चौथी स्टेज होती है, आखिरी स्टेज, जो कि औपचारिक परिचालन है। अगला प्रश्न है हमारा, नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें उसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तर्क की किस अवस्था में है। तो इसका कोहेलबर्ग की 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो यह हमारी परंपरागत दूसरे नंबर का स्तर है। अगला है, एक शिक्षक असाइनमेंट देता है जिसके लिए छात्रों को परिवार के महत्वपूर्ण अन्य लोगों के साथ चर्चा करने की आवश्यकता होती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उनका मानना है कि डैश बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है सामाजिक संपर्क। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार एक शिक्षक को चाहिए किसी भी परिस्थिति में छात्रों को संकेत देने से बचे, यह गलत नकारात्मक कथन है। दूसरा, किसी समस्या पर काम करते समय बच्चों को अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए हतोत्साहित करना भी गलत है। सीटेट के प्रश्न में क्या होता है, जो विकल्प रहते हैं उनमें यदि आप नकारात्मक विकल्पों को छांटना भी सीख गए तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरा है, छात्रों के बीच चर्चा और बहस को प्रोत्साहित करना, यही हमारा आंसर होगा, जो कि एक पॉजिटिव कथन है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रियाओं की मध्यस्थता की जाती है। जो उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनकी मध्यस्थता कौन करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण। अगला है हमारा हार्वर्ड गार्डनर, ये काफ़ी फेमस है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर का, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिनमें उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए थे। तो इनके अनुसार जो छात्र दूसरे की भावना, मनोदशा और इरादों को समझने में अच्छे होते हैं उनमें उच्च स्तर की किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो पारस्परिक बुद्धि का स्तर उच्च पाया जाता है, जो दूसरे की भावना, मनोदशाओं को समझ लेते हैं।
अगला है लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन और भाषा और विचार के संबंध को सही दर्शाता है। हमें पॉजिटिव तर्क देखना है। पॉजिटिव जो कथन रहेगा, विचारों के स्वनियमन में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। नकारात्मक कथन, यह उत्तर नहीं होगा। बच्चों को स्वनिर्देशित बातचीत उनकी अहम केंद्रता, अहम मतलब कि यदि बच्चा स्वयं में बात कर रहा है तो वह ईगो को बढ़ा रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। बच्चे की आंतरिक वाणी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, यह सत्य है, ये एक पॉजिटिव कथन है। अगला है हमारा लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां हमेशा संगीत में अच्छी होती हैं, यह कथन दर्शाता है लैंगिक समानता, लैंगिक समता, लैंगिक पहचान या लैंगिक रूढ़िवादिता। तो यह गलत कहना होगा, क्योंकि लड़के भी संगीत में अच्छे हो सकते हो, लड़कियां भी विज्ञान में अच्छी हो सकती हैं। तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि उसमें दे दिया जाएगा कैमरामैन, इसका सही कथन क्या होगा, या कैमरामैन किस चीज़ को दर्शाता है। तो उसमें मैन का इस्तेमाल किया गया है, तो यह भी एक लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसका सही वर्ड होगा कैमरा पर्सन। ऐसे ही स्पोर्ट मैन की जगह सही पर्सन होगा स्पोर्ट पर्सन। अगला है हमारा कक्षा में छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विविधता होनी चाहिए। सही बात है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ मतलब विभिन्न प्रकार के समाज से, गरीब श्रेणी के, अमीर श्रेणी के भी बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। सांस्कृतिक मतलब उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग धर्मों से संबंधित है, अलग अलग कल्चर को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। तो इसका क्या कथन रहेगा, छात्रों को उनके संदर्भ के आधार पर विभाजित करके नहीं, गलत। समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ रहना चाहिए। उपेक्षक एवं मानकीकृत पाठ्यक्रम का अभ्यास, गलत। एक संपत्ति के रूप में माना जाता है जो विविधता होती है और एक अवधारणा को पढ़ाने में उसका उपयोग किया जाता है, यह सत्य है। छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके लिए डेस्क की आवश्यकता होती है। खुले प्रश्न, भाई आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए खुले प्रश्न और अलग सोच की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मानकीकृत समूह परीक्षणों का उपयोग करना, गलत। विशेष शिक्षक द्वारा ना कि नियमित शिक्षक द्वारा, गलत। छात्रों के संयोग से नियमित रूप से रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला है हमारा समावेशी शिक्षा सुझाव देती है कि डैश सिद्धांतों के अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र अपनी सर्वोत्तम क्षमता प्रयास कर सकें। तो समावेशी शिक्षा क्या सुझाव देती है कि समता के सिद्धांत, इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, विभिन्न बुद्धि वाले, विभिन्न सामाजिक स्तर वाले और विभिन्न संस्कृति वाले बच्चे एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा डिस्प्रैक्सिया, रोग से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा गया डिस्प्रैक्सिया का सीधा संबंध किससे है, तो इसका आंसर है शरीर के अंगों का जो समन्वय नहीं कर पाता है बच्चा, उसे डिस्प्रैक्सिया होता है। अगला है हमारा कथन, सभी छात्रों का समावेश सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में सूचना के प्रतिनिधित्व के कई तरीकों का अभ्यास किया जाना चाहिए। सही बात है। समावेशन की अवधारणा में अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे शामिल हैं, लेकिन भावनात्मक कठिनाई वाले बच्चे शामिल नहीं हैं, गलत। समावेशी कक्षा में हर प्रकार के बच्चे शामिल किए जाते हैं, चाहे उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो, कैसे भी उनका कल्चर हो, कैसा भी उनका वातावरण हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। जबकि ऑटिज्म एक रोग है की स्थिति काफ़ी भिन्न होती है, फिर भी ऑटिज्म से पीड़ित छात्र अक्सर इसमें अच्छे होते हैं। ऑटिज्म मतलब बच्चा स्वयं में लीन रहता है। इसका एक क्या कारण रहता है, स्वयं में लीन रहता है तो उसके बावजूद भी उनमें एक विशेषता पाई जाती है, तो वह हमें बताना है। लंबे समय तक आंखों का संपर्क बनाए रखना, गलत। अजनबियों से संवाद करना, गलत। अपनी दिनचर्या में बार बार बदलाव के साथ समायोजन करना, गलत। इसका आंसर है व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को वो रखते हैं। अगला है रचनात्मक बच्चों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो उनकी क्या विशेषता है, वे मानदंडों के अनुरूप होते हैं, गलत। वे दूसरों की नकल करना, गलत। जो रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी, कुछ अलग करना, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, अपनी सोच में स्वतंत्र होते हैं। अगला है बच्चों के सामने विचार प्रस्तुत करने का सही क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट। पिछली वीडियो में भी शायद इस प्रकार का प्रश्न हमने देखा था। क्या होता है, सीटेट में अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला है एक शिक्षक छात्रों द्वारा निर्मित ज्ञान की समझ और स्मृति को गहरा करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य के लिए प्रभावी नहीं होगी। ज्ञान की समझ और स्मृति को गहरा करना चाहता है, हमें वह रणनीति बतानी है जो प्रभावी नहीं होगी। रूपक का निर्माण करना प्रभावी होगी। नई समस्याओं पर जानकारी लागू करना, यह भी प्रभावी रहेगा। उपधारणाओं के बीच संबंधों को क्रियान्वयन करना, यह भी प्रभावी रहेगा। अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ मिलाना, यह गलत हो जाएगा।
अगला है हमारा, एक शिक्षक को छात्रों को अपनी स्वयं की सोच प्रतिक्रियाओं और सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। कारण मेटाकॉग्निशन उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो ये सही है, दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है। अगला है हमारा, कारण हमेशा किसी भी समस्या के लिए एक से अधिक समस्याओं पर विचार करते हैं और अक्सर नए नए समाधान लेकर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भिन्न सोच। भिन्न सोच, कहीं कहीं अपसारी सोच भी इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। अगला है हमारा, सीखने को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि स्कूल में सीखने और स्कूल के बाहर के सीखने के बीच में संबंध स्थापित करना, यह हमारा पॉजिटिव है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कक्षा के माहौल, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन की विधियों को ऐसे तरीकों से चुना जाना चाहिए जो छात्रों के बीच खालिस्तान को बढ़ावा दे। तो ऑप्शन है जिज्ञासा, वैराग्य, प्रतियोगिता या रटकर याद करना। रटकर याद करना हमारा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा, हमें कक्षा का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे जिज्ञासु बने, प्रश्नों को पूछें, चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हों। अगला है हमारा, छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने के लिए शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है या सही तरीका नहीं है। त्रुटियों में पैटर्न की खोज करना एक सही तरीका है, ताकि हमें पता लग सके कि किस प्रकार की गलतियां कर रहा है, हम उसका त्रुटियों को सुधार सकें। त्रुटियों के कारण का सीखने की कमियों पर पता लगाना, यह भी सही तरीका है। त्रुटियों को सुधारने के लिए छात्रों को तैयार करना, यह भी सही तरीका है। छात्रों को बिना चर्चा किए ही सही उत्तर बता देना एक गलत तरीका है। काय का? त्रुटियों से निपटने का एक गलत तरीका है। अगला है हमारा, एक शिक्षक को छात्रों के बीच खालिस्तान और खालिस्तान को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका आंसर है क्षमता, निपुणता, उन्मुख लक्ष्यों का वृद्धिशील दृष्टिकोण। अगला है हमारा, भावना और अनुभूति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उच्च तनाव समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा, नहीं। हाइपरटेंशन, उच्च तनाव कैसे समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकता है, गलत। आनंद की भावना चर्चा में सहभागिता को बढ़ावा देती है, यह पॉजिटिव है। अगला है उच्च चिंता, उच्च चिंता भी हमें सहायता नहीं करेगी। बोरियत की भावना भी हमें सहायता नहीं करेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देती है। जैसे हमें कोई समस्या हो गई तो उसके समाधान में हमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें योगदान देंगी। इनमें दिया हुआ है अभिसारी सोच, निमोनिक्स, समझ और निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका आंसर अभिसारी सोच नहीं होगा। यदि अपसारी सोच होता है, जो कि खुले विचार करते हैं हम, खुली सोच, इसका आंसर होता है। लेकिन अभिसारी सोच एक बंद प्रकृति की सोच होती है, जिसमें हम सीमित या एक सीमा में बंद कर ही हम विचार कर सकते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। निमोनिक्स, निमोनिक्स क्या होता है, एक तरीका होता है जिनमें हम कुछ चीज़ों को याद रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम पुनः उनका उपयोग कर लेते हैं। जैसे कोई समस्या हुई, हमने एक समाधान निकाला, उसको हमने याद कर लिया, और पुनः उसी प्रकार की कोई समस्या हुई तो हम उसको पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये निमोनिक्स इसका आंसर होगा। इसके बाद समझ भी हमारा एक आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ये हमारे प्रश्न खत्म हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आगे की वीडियो में अब तक जो सीटेट में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2011 से 2023-24 तक, हम सभी को अध्ययन करेंगे। पेपर 1 में जो कि क्या होता है, इसी से संबंधित प्रश्न 8 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, जो हमें देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।